देखो, ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें सारे अध्याय लिखे हुए हैं जो हम आपको पढ़ाए हैं, जिसमें पहला चैप्टर था हमारा पर्यावरण, हम आपको लिखा के पढ़ाए थे नीचे के क्लास में बोर्ड पे, जो पहला वीडियो है पर्यावरण और हम उससे क्या समझते हैं। सेकंड है सजीव जगत, 3 में था आश्रय और परिवार, 4 में भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छताएं। यहाँ से आपको मेनली पढ़ाना शुरू किए जहाँ से क्वेश्चन आता है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आश्रय और परिवार लास्ट में पढ़ाए थे, जानवर के घर कैसे होते हैं, असम में बनाए गए घर कैसे होते हैं। तो ये 2 चैप्टर ऊपर का सजीव जगत और सजीव नहीं पढ़ाए थे, यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में आता है। बाद बाकी सारे चैप्टर आपको लगभग पढ़ा दिए। इसमें 18 चैप्टर है ईवीएस में, जो एनसीईआरटी डिसाइड करता है कि एनसीईआरटी में जो ईवीएस में जो सवाल आते हैं मैक्सिमम 18 चैप्टर है। लेकिन कभी कभार ये सब्जेक्ट इतना लेंदी हो जाता है कि टीचर को भी पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा ईवीएस में। ईवीएस का अगर, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर लो, कि अगर मान लो कि जो पढ़ाएं इससे क्वेश्चन थोड़े से अटपटे आ गए, टफ आ गए, तो फिर क्या करोगे आप, टीचर को कोसोगे और 6 महीना आपका निकल जाएगा। ईवीएस में कुछ साल का ऐसा पैटर्न है कि एकदम हार्ड आ जाता है ईवीएस, या एकदम नॉर्मली बहुत नॉर्मल आ जाता है। तो पिछले 4 सालों में 8 बार सीटेट पढ़ाए हम, इधर 2 बार ये गैप कर दो, पढ़ाए हर बार, भले एग्जाम हो न हो, बच्चा तो हर बार आता है ना। जैसे आप आ गए, पिछले बार भी सीटेट में आ गया। तो इसमें हमको एक चीज़ पता चल गया कि ईवीएस में जो कंटेंट वाला एरिया है वो वेरी करता है। पैडागोजी 15 में 15 लाया जा सकता है, कंटेंट जो 15 है वो कभी टफ आते हैं, कभी लो आते हैं। और अगर आप लोगों का कंटेंट ही खराब, ये अच्छा है, पैडागोजी भारी लगता है, तो फिर प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पैडागोजी भारी लगता है, उल्टा ही हो गया। अगर पैडागोजी भारी लगता है तो आपका सीडीपी अच्छा नहीं है, पढ़ने आप अच्छा नहीं जानते हो। इसमें ईवीएस में जो पैडागोजी होते हैं वो टीचर के पढ़ाने के लिए होते ही नहीं है, वो समझ बेस्ड आधारित होते हैं। इसीलिए फिर सीडीपी से आपको काम चलाना पड़ेगा ईवीएस का पैडागोजी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी तो जो हम आपको पढ़ा दिए। हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है पर्यावरण शब्द। पहला क्लास में बताए थे आपको कि पर्यावरण का अर्थ है एक ऐसी दुनिया जिसमें सारे संसाधन हो। दुनिया से मतलब है ये हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में सारी चीज़ें हैं, चांद है, सूरज है, धरती, सारी चीज़ें, और जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है ये सारे पर्यावरण के भाग हैं। फर्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। तो धरती से ऊपर फैले हुए ये जो भाग है वायुमंडलीय भाग, वायुमंडलीय भाग धरती से ऊपर फैले हुए, अब धरती क्या नीचे, जैसे ही जैसे, तो भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल घटता है, इसीलिए पर्वतों पर चढ़ने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा वातावरण है, जिस हाथ से हम जो टच कर रहे हैं, ये सारी चीजें, यही है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है, धरती के ऊपर फैले हुए आवरण को कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, वायु का मंडल, फिर नीचे तो धरती मंडल हो गई, जल में जाओगे तो जल मंडल है। धरती को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं और इस धरती के पर्यावरण की बात करते हैं। तो धरती के ऊपर फैले हुए वायुमंडलीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की वायु है। दूसरा, पर्यावरण के घटक में 2 पढ़ाए थे आपको, एक था प्राकृतिक, दूसरा था मानव निर्मित। यहां समझने की चीजें होती है 3, जैविक, अजैविक। यहां पे भौतिक साथ में इसमें डाल दिया है, लेकिन भौतिक क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके टॉपिक में ये दिया गया है। 3 चीजें हैं यहीं पे कि पर्यावरण को, धरती से ऊपर फैले हुए वायुमंडलीय भाग को हम पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, जैविक, अजैविक, भौतिक। जैविक जिसमें जान है उसको जैविक बोलते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इंसान, जैविक हो गया। अजैविक जिसमें जान नहीं है, पेड़ में जान है, जैसे पर्वत, नदियां, इसमें जान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जानदार चीजें नहीं है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। खेला यहीं पे, अगर इतना समझ में आपको आ गया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। थोड़ा सा पहले बैग जाके, आपको बैग भी जाना पॉसिबल नहीं है, यहीं पे बताते हैं आपको। पर्यावरण, पर्यावरण का थीम ही जैसे हम स्टार्ट करते हैं, बार बार यही बच्चा भूल जाता है बाद में, कि पर्यावरण को हम लोग बांटे प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं,
जैविक और अजैविक। लेकिन मानव निर्मित हमेशा क्या होगा? अजैविक। इसी में एक संसाधन और है जिसको हम बोलते हैं भौतिक। बस इतना ही है यहां पे डायग्राम में कि प्राकृतिक यानी कुदरत ने बनाया तो इसको प्राकृतिक बोलते हैं। मानव निर्मित यानी इंसानों की कारीगरी से जो प्राकृतिक संसाधन अपना रूप बदल देता है उसको मानव निर्मित कहते हैं, क्योंकि इंसान अपनी कारीगरी का ही नमूना दिखाता है कुदरत के बनाए हुए चीजों पर। जैसे बार बार बोलते हैं, जैसे ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं इसी दुनिया का है, इंसानों ने इसको ढाला बनाया, तो इंसान की बस कारीगरी है और उसका ज्ञान है। संसाधन तो कुदरत के ही है ना, कि जो भी चीजें हम देख पाते हैं सब उसी का बनाया हुआ है, हम लोग उसका रूप बदल देते हैं कि एक लकड़ी कुर्सी बन जाती है तो एक लकड़ी टेबल बन जाती है, लेकिन लकड़ी बनाया किसने? कुदरत ने। तो ये जो संसाधन है पर्यावरण, ये प्राकृतिक संसाधन दो तरीके का होता है, जैविक भी अजैविक भी। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन बनते हैं बड़ी टफ बनते हैं कि पर्यावरण जैविक, जो प्राकृतिक संसाधन है वो जैविक अजैविक दोनों हो सकते हैं। यानी कुदरत जो बनाती है वो जिंदा भी है मुर्दा भी है। जैसे मुर्दा के पर्वत उसी ने बनाया, इंसान उसी ने बनाया, तो प्राकृतिक जैविक भी होता है अजैविक भी होता है। जिसको एक बार समझ आ गया दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है। प्राकृतिक दो तरीके का, जैविक भी अजैविक भी। लेकिन इंसान कभी जिंदा चीज नहीं बना सकता, यानी इंसान अगर बनाए तो जान नहीं डाल सकता, उसमें जान डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो यानी प्राकृतिक संसाधन दो तरीके के होते हैं, जैविक और अजैविक। लेकिन मानव निर्मित संसाधन हमेशा अजैविक होंगे, जैविक नहीं होंगे। तो यहाँ पे बीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट बेस्ड, कहता है कि प्राकृतिक संसाधन केवल जैविक संसाधन होंगे, जबकि मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक ये जैविक अजैविक दोनों होंगे। उल्टा बोल दिया ना, तो वहां पे स्टेटमेंट पकड़ना होता है। यहां से क्वेश्चन हर बार पर्यावरण से एक क्वेश्चन आता है, यही स्टेटमेंट रहता है हर बार कि प्राकृतिक संसाधन जैविक अजैविक दोनों हो सकते हैं। ए बी में प्राकृतिक संसाधन केवल अजैविक होंगे। तो इस तरीके के आते हैं, यहीं पर से इसी पर से सवाल हर बार एक आता है और हर बार बच्चा गलत कर देता है। तो देखो प्राकृतिक यानी कुदरत क्या होती है? जैविक भी बनाती है अजैविक भी बनाती है, पर इंसान अजैविक संसाधन ही बना सकता है और यहां पे जैविक नहीं बना सकता। अब इसी में एक चीज और आ जाती है कि कुदरत जो भी संसाधन बनाती है वो या तो जानदार है या बेजान है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं। अब कैसे पता करें कि उसमें जान है कि नहीं है? जैसे अब कोई कहेगा हवा बहती है तो उसमें जान है, ठंडी लगती है तो उसमें जान है, या कोई कहे उसमें जान नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि जान नहीं है उसमें? तो उस संसाधनों को जो क्या करे कि एक ऐसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में अंतर ला दे, उसको बदल दे, उसको हम यहां पर चेंज करके उसको भौतिक संसाधन में रखा है जो हमारी भौगोलिक स्थिति भौतिक स्थिति को बदल दे। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन बहुत बच्चे को हो जाता है अजैविक और भौतिक में, कि अजैविक और भौतिक में क्या अंतर है? अजैविक मतलब पर्वत, इसमें जान नहीं है, लेकिन हवा इसमें भी जान नहीं है, लेकिन ये संसाधन है भौतिक। यानी भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमारी भौगोलिक स्थिति को बदल दे। जैसे वर्षा, खूब वर्षा होगी तो बाढ़ में डूब जाएगा, भौगोलिक स्थिति बदली कि नहीं बदली? खूब गर्मी होगी तो सुखाड़ आ जाएगा। तो यानी मौसम, वर्षा, तापमान, गर्मी, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक संसाधन के अंतर्गत। अब समझ आ गया कि पर्यावरण को दो भागों में बांटे, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक दो तरीके का होगा, जैविक अजैविक, एक है भौतिक। मानव निर्मित संसाधन होगा हमेशा अजैविक। तो यही है अब यहाँ पे कि जीवीय और जैविक संसाधन क्या होगा? सजीव प्राणियों का संसार, जंतु एवं पादप। ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन है कि सजीव प्राणियों का जो संसार है, जंतु एवं पादप, वो जैविक कहलाएगा और इसी को जीवीय भी बोलते हैं। अजैविक निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे थल, जल, पर्वत, वायु, प्रकाश। तो यहाँ पे अजैविक और भौतिक दोनों को एक साथ ले लेता है। अगर आपको दे दे अजैविक ना रहे तो आंसर जाएगा भौतिक संसाधन, और अगर अजैविक भौतिक दोनों रहे और क्वेश्चन प्रकाश के बारे में पूछा, वायु, तो वायु क्या हो जाएगा? अजैविक भौतिक दोनों में भौतिक जाएगा, और अगर भौतिक ना जाए तो आंसर क्या जाएगा? अजैविक। मतलब इसको कंडीशन जैसा मिलता है उस हिसाब से। मानव निर्मित संसाधन है जो इंसान की कारीगरी के कारण कुछ संसाधन अपना रूप बदल देता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मानव निर्मित का मतलब ये नहीं है कि उसको इंसानों ने बनाया मगर वो थी क्या? इसी दुनिया की सामग्री थी ना, तो वो कारीगरी कहलाती है मानव निर्मित। उदाहरण के लिए है इमारतें। इमारत किसने बनाया? इंसानों ने। लेकिन ईंट कहां से आई? मिट्टी से। मिट्टी किसने बनाया? कुदरत ने। तो इमारत, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, खेत। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, संस्कृति।
कि संस्कृति किसने बनाया? इंसानों ने। समाज किसके आधारित है? मानव निर्मित संसाधन है। समाज क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। समाज इंसानों ने बनाया, क्योंकि जब धरती पर रेवोल्यूशन आया, इंसान धीरे धीरे क्या हुआ, नवपाषाण काल में आया धीरे धीरे, तो वहां से फिर सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो वहीं से संस्कृति बना, और हर समाज की संस्कृति अपनी अपनी है। समझ आया? पर्यावरण के दो भाग, जैविक, अजैविक, और एक है भौतिक। अब है पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण देख लिए कि पर्यावरण को दो भागों में बांटे, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक दो तरीके का होता है, जैविक, अजैविक, और एक होता है भौतिक। मानव निर्मित संसाधन हमेशा अजैविक होगा, जैविक नहीं होगा। इसलिए जैविक नहीं होगा क्योंकि इंसान जान नहीं डाल सकता है, इंसान सिर्फ क्या कर सकता है? अजैविक संसाधन। बाद में थोड़ा दिन के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर सवाल ये भी आता है, इसलिए हम सेम चीजें बोलते हैं। फिर कोई बोलेगा सर ट्रैक्टर तो चलती है, ट्रेन तो चलती है, ट्रेन चलती है पर नियंत्रण नहीं रख पाती, इसलिए हम उसको अजैविक संसाधन ही बोलते हैं। लेकिन एक छोटी सी मक्खी या मच्छर, वो अपना नियंत्रण खुद रखती है, इसलिए वो जैविक संसाधन। अब है पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण जो पूरी तरीके से जिस पर निर्भर है, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। अब दूसरा शब्द ये आ जाता है पारिस्थितिकी, और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है कि पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की? टेंसले ने। प्रैक्टिस सेट में आपको मिला होगा कहीं ना कहीं कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? टेंसले। कोई भी परिस्थिति आ जाए, टेंशन नहीं लेना है। पारिस्थितिकी शब्द दिया टेंसले, और इसी में एक आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसको दिया अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल। आप में ये दो सवाल रिपीटेशन है जो हम देखे हैं कि टेंसले क्या किया? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? टेंसले ने। इकोसिस्टम दिया अर्नेस्ट हैकल। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, और हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इको फ्रेंडली। बोलते हैं ना कि हम ऐसे समाज को बनाना चाहते हैं जो इको फ्रेंडली हो, यानी हमारे पर्यावरण के अनुकूल समाज हो। तो यहीं से निकल के आया। कोई बोलता है ना इको फ्रेंडली नहीं है, मतलब गंदगी फैला देते हैं आप लोग, इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल। पारिस्थितिकी शब्द की खोज टेंसले ने की। पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, और जिस शाखा में हम इसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, और पर्यावरण को प्रकृति के अनुसार ढालना कहलाता है इको फ्रेंडली। तो जो अच्छे जैसे जो भी सामग्री कागज में आती है ना, उसमें लिखा रहेगा इको फ्रेंडली। नॉर्मली इको फ्रेंडली का मतलब ये गंदगी प्रदूषण नहीं फैलाने वाली सामग्री है। जो कागज से बनी हुई सामग्री होती है उस पर लिखा होता है इको फ्रेंडली। बातंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें रहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है हमारा एक ऐसा तंत्र जिसमें हमारी प्रकृति हमको उसके साथ ढलने का मौका देती है, ये कहलाता है पारिस्थितिकी संतुलन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह आया कि कुछ जानदार चीजें अपनी बुद्धि के कारण ज्यादा विकास कर गई और कुदरत के बनाए उसूल को तोड़ने लगी। मतलब सिल्वर आयोडाइड का यूज वर्षा के लिए कराया जाने लगा। अब वर्षा भी कुदरत के तरीके से नहीं होता, इंसान कराता है अपनी मर्जी से, तो ये कहलाया पारिस्थितिकी असंतुलन। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में छेड़छाड़ करना शुरू किया ना। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब प्राकृतिक नियम, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है प्राकृतिक नियम, और प्राकृतिक नियम में छेड़छाड़ कहलाता है पारिस्थितिकी असंतुलन। समझ आ रहा है कि खो जा रहा है आवाज में मेरा? बहुत आदमी बोलता है, मतलब सुन के समझ आ रहा है ना कि हम आपको पढ़ाए पर्यावरण के दो भाग, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन दो तरीके के होते हैं, जैविक एवं अजैविक। मानव निर्मित संसाधन हमेशा अजैविक संसाधन होगी। अब इस दुनिया में जितनी भी तबाही आएगी, पर्यावरण तो खराब बाद में होगी, पर्यावरण खराब बाद में होगी। इस पर्यावरण को खराब होने में जो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो कहलाएगी पारिस्थितिकी। जैसे इंसान मरेगा, कुछ भी होगा तो मरेगा ही ना, लेकिन उसके कारण है, बीमारी हो गया, चोट लग गया, अलग अलग। तो यानी पर्यावरण तो लास्ट की बात है, लेकिन उस पर्यावरण को अगर खराब होगा पर्यावरण, तो पर्यावरण डायरेक्ट खराब नहीं होता है, एक ऐसी परिस्थिति आती है जब इसको खराब कर दिया जाता है। तो पारिस्थितिकी इसीलिए नाम पड़ा कि एक ऐसी परिस्थिति जब इंसान अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक के चला जाता है, खिड़की से दाल बाहर किसी के सर पे फेंक देता है, हाँ कैसा हुआ? तो ये जो पारिस्थितिकी में जो भी चेंजिंग लाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, उससे धीरे धीरे जाके पर्यावरण खराब होता है।
तो यानी एक ऐसी स्थिति इंसान बना दे जिससे वहां की पर्यावरण खराब हो जाए, तो हम पर्यावरण प्रदूषण बाद में बोलेंगे, पारिस्थितिकी और संतुलन पहले बोलेंगे। यानी कोई भी ऐसी गड़बड़ी जिससे पर्यावरण पे खतरा आए, पारिस्थितिकी असंतुलन कहलाता है। जैसे इंसान हिरन का इतना शिकार कर गया कि अब बाघ गांव में घुस के आदमी खाने लगा, तो वो भी पर्यावरण के लिए खतरा हो गया ना। इसीलिए इस धरती पर बनी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं है, और उसका अंधाधुंध इस्तेमाल और गलत तरीके से इस्तेमाल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उससे आएगा पारिस्थितिकी असंतुलन। तो पूरा का पूरा पर्यावरण का खेला है। पर्यावरण हम लोग बस नाम का, काम का ये है। अब है पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार की कुछ योजनाएं। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए किन लोगों ने योगदान दिया, यहीं पे देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ, जो बांध बन रहा था उसका विरोध करती है। तो यहां से सारा क्वेश्चन को ऐड कर दिए हम। तो पर्यावरण नाम का है, मेन फोकस हमारा होता है पारिस्थितिकी तंत्र। अब डिफिनेशन क्या हो सकता है पर्यावरण का, कोई आपसे पूछे पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग है। पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन, पर्यावरण का असंतुलन। पर्यावरण का डायरेक्ट मतलब किसी को क्या करो कि धीरे धीरे जहर दो, एक दिन वो मर जाएगा। वो जहर क्या हुआ, एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे ला दिया कि आदमी मर गया। तो यही है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्द कौन दिया, टेंसले ने 1935 में, और इसका जो इंग्लिश नाम है इको सिस्टम दिया अर्नेस्ट हैकल ने। अब यहां पे एक और बात होती है, ये चैप्टर है आपका, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी में आते कि ये जो हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये अस्थाई भी हो सकते हैं, वो अस्थाई भी हो सकते हैं। अब कैसे, यहां पे कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा अस्थाई होंगे, गलत है। आज मान लो कि आपका घर मिट्टी का है, आपके घर में एक फूल का गाछ लगाना मुमकिन नहीं है, पर एक ऐसा जमाना आएगा कि आपके घर 10 मंजिला इमारत का हो, तो आपकी स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई ना, आपके घर का माहौल बदल गया, वही है। और एक ऐसा दौर आएगा शायद भारत और भी ज्यादा स्वच्छ हो। जैसे आप उसमें स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी का मोटो है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। तो उसमें क्या है कि आने वाले समय में लोग जागरूक हो, शिक्षित हो, स्वच्छता पे और ज्यादा ध्यान दे, तो शायद ये पॉसिबल है कि परिस्थिति भारत की बदल जाए। इसीलिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमेशा अस्थाई नहीं होंगे, वो अस्थाई भी हो सकते हैं, अस्थाई भी हो सकते हैं। खराब लोग अगर घर में आ गया 2-3 मेहमान तो गिना के रख देगा घर को, अच्छा लोग आ गया तो फिर और साफ कर देगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र अस्थाई नहीं हो सकती, अस्थाई भी हो सकती है, वो अस्थाई भी हो सकती है। और हर जगह का जो पर्यावरण है वो अलग है, इसके लिए जिम्मेदार है परिस्थिति वहां की। शायद जम्मू कश्मीर में वहां की जो परिस्थिति है वो ऊंचाई पे होने के कारण वहां क्या है, तापमान कम होता है। अगर हम अपने हनबारा को उठा के जम्मू कश्मीर से बदला कर ले एक जगह को ना, तो ये भी जगह वहां ठंडा ही पड़ने लगेगा फिर, क्योंकि ये हनबारा यहां से वहां जाए तो जलवायु का अंतर है, जमीन तो वहां की भी वैसी है, यहाँ की भी ऐसी है, तो वहां की एक ऐसी परिस्थिति ही है कि वहां ठंडी पड़ती है। अभी एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब जादू से गर्मी नहीं लाया जा सकता, अब कुछ दिन झेलना पड़ेगा ठंडी। तो यही है कि ये जो पारिस्थितिकी संतुलन है ये अस्थाई भी होते हैं और अस्थाई भी हो सकते हैं। और दूसरा है कि ये जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं कि हमारी जो पारिस्थिति है, जो हमारी जलवायु है, वो कृत्रिम भी हो सकती है यानी प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है। और मानव निर्मित को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, यानी इंसान जिसको बना सकता है उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो ये जो हमारा पारिस्थितिकी है ये कृत्रिम कैसे हो सकता है। आपके घर में एक रूम में एसी लगा हुआ है, तो एसी तो कृत्रिम है ना, मौसम ठंडा कर दिया, तो वहां की परिस्थिति अलग है, चलिए चलिए एसी वाले रूम में चलिए, कोई मेहमान आया तुरंत घींचे घींचे ले गए, वहां गया एकदम सुकून, हाँ यहाँ ठंडा है, जलवायु चेंज। तो ये जो हमारी पारिस्थितिकी है ये प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है। यानी हमारी प्रकृति क्या की सब जगह गर्मी तो डाल दी, पर एक कमरा आपके एसी की वजह से ठंडा हो गया, यानी उस पर प्रकृति के पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके प्रभाव नहीं पड़े। इसीलिए ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग दो तरीके से बांटते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, सेम चीजें। पारिस्थितिकी तंत्र को, ये पारिस्थितिकी तंत्र दो तरीके का है, जैविक और अजैविक। अब ये जैविक के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर ये चैप्टर आपको अभी समझ में आ रहा है
इसका मतलब है कि आपका एक चैप्टर बीपीएससी का भी खत्म हो गया। भारी लगते हैं थोड़े बहुत, इसीलिए जानते हो क्या होता है कि इसको शुरू में तेजी से पढ़ा पढ़ा के काम चले, आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, और बनता है तो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जैविक संसाधन, पारिस्थितिकी को हम लोग दो भागों में बांटे। पहले पर्यावरण को दो भागों में बांटे, प्राकृतिक मानव निर्मित। प्राकृतिक दो तरीके का, जैविक और जैविक। तो पारिस्थितिक बात कर रहे हैं हम लोग जैविक की, मतलब प्राकृतिक की। तो यहां पर जो हम पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, किस पारिस्थितिकी की? प्राकृतिक पारिस्थितिकी की। तो जैविक में देखते हैं, यहां पे जैविक में पहली चीजें, इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, जितनी भी जानदार चीजें हैं जिसका हम स्टडी करते हैं बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में, कि एक में पादप जगत का करते हैं, जंतु जगत का और सूक्ष्म जीव का। तो ये तीन जिंदा चीजें हैं धरती पर, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम देख और छू सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका रूप अलग है जैसे प्लांट, कुछ ऐसी है जिसको नहीं देख सकते जैसे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, तो उसको माइक्रोबायोलॉजी में रखते हैं। तो जैविक संसाधनों को तीन भागों में बांटते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। यानी इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उसका काम अलग अलग है। कुछ खाना खुद बनाता है तो कुछ दूसरे का खाना बनता है, या कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, जो गंदगियां हो गई उसको खत्म करता है, उसको बोलते हैं अपघटक। जैसे चावल खाए आप, दो दाना भी तो कम से कम फेंकाता है कि नहीं? दो फेंकाया तो सोचो, दो दो रोज फेंकाएगा तो भटकता रहता पूरा गाँव चावल से, इधर जाते इधर एक लात मारते, लेकिन वो गया कहाँ? उसको खत्म कौन कर दिया? अपघटक। इसीलिए अपघटक को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। यहाँ पे तीन चीजें, इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उसको तीन भागों में बांट सकते हैं हम लोग, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और ये बात कर रहे हैं हम किसकी? प्राकृतिक की। अब इसमें उत्पादक क्या है? जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहते हैं, और प्रकृति में मात्र उत्पादक है प्लांट। प्लांट को उत्पादक इसलिए माना जाता है कि प्लांट, यानी यहां पे डिफिनेशन है कि कोई भी संसाधन उत्पादक तब कहलाएगा, कोई कहेगा मेरे फादर अरब में कमाते हैं, तो वो उत्पादक नहीं हुए, तो वो क्या हो गया? वो अब भी उपभोक्ता है, वो कमाए या ना कमाए, वो अब भी क्या है? उपभोक्ता ही है। यानी आजीविका के आधार पे हम किसी भी चीज को उत्पादक, उपभोक्ता नहीं कह सकते कि वहां कमा रहा है तो ये उत्पादक हो गया, ये राशन खरीद के ला रहा है तो उत्पादक हो गया। उत्पादक का डिफिनेशन है एक ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हुए किसी चीज को क्या करता है, मतलब आश्रित हो जाता है, किसी भी चीज पर आश्रित नहीं होता प्राकृतिक संसाधनों पर। जैसे वृक्ष, वृक्ष हो गया, पादप जगत ले लेते हैं जिसमें सारे संसाधन आ जाते हैं। पादप क्या करता है? किसी भी चीज पर आश्रित नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित होते हुए उत्पादन करना उत्पादक कहलाता है। जैसे यहीं से ये जल लेता है, जल भी किसका? प्राकृतिक। यहीं से मृदा में ही पनपता है, और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूरज की रोशनी, और ये यहां से अपने अंदर एक एनर्जी जनरेट करता है। और धरती पर जो एनर्जी की शुरुआत हुई वो सूरज की रोशनी से ही। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत कौन है? सूरज। और ये प्राकृतिक ऊर्जा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तब बात करते हैं, हटाओ इसको, यहां से हटेगा। हम लोग बात अगर पादप की करें तो इस धरती पर जो प्लांट है ये एनर्जी के एकमात्र भंडारक है। ये हो गया सूरज, ठीक। ये सूरज की रोशनी धरती पर अलग अलग तरीके से पड़ती है। ये सूरज की रोशनी हमारी धरती पर जो जाता है इसका 1% ऊर्जा प्लांट लेता है। ये हो गया प्लांट। तो ये सूरज की रोशनी जब प्लांट पे पड़ती है, तो इस प्लांट पे जब पड़ा तो ये सूरज की रोशनी के टोटल 100% ऊर्जा का प्लांट 1% लेकर के यहां से अपने अंदर जनरेट किया एनर्जी। इस पूरी धरती पर जितने भी संसाधन है वो सूरज से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। पर इंसान सूरज से जुड़ा हुआ है, वो ऊर्जा नहीं लेता, वो विटामिन लेता है। सुने, विटामिन डी के स्रोत हैं सूरज, और विटामिन डी ऊर्जा के स्रोत नहीं है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऊर्जा के स्रोत हैं, ना कि विटामिन। तो यहाँ पे 1% ऊर्जा ये जो प्लांट लिया
और यहां से जनरेट किया ऊर्जा, और यही ऊर्जा लिंसमैन की थियरी कहती है कि यह ऊर्जा क्या होती है कि धीरे धीरे प्रवाह होने लगती है। तो यहां से हमको सीखने को मिला कि इस धरती पर ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो प्लांट हैं। तो यहां पे जो ऊर्जा के सोर्स हैं ये प्लांट हो गए। तो ऊर्जा के स्रोत प्लांट हो गए, इसीलिए सबसे जो प्राकृतिक ऊर्जा सबसे ज्यादा पाई जाती है, प्राकृतिक ऊर्जा। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है कि ये ऊर्जा कैसी होती है, एक दिशीय होती है। इस तरीके का क्वेश्चन देखो अटपटा सा, कुछ नहीं देखते हो यार। यहाँ देखो, हमारा काम पढ़ाना है। सूरज की रोशनी जितनी भी 100% का 1% किया प्लांट यूज। यही बात समझने की है कि इस दुनिया में सिर्फ एक मात्र ऐसे सोर्स हैं जो हमको प्राकृतिक यानी नेचुरल ऊर्जा देते हैं। इंसान क्या किया, सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त किया, लेकिन ऊर्जा नहीं आई ना। ये प्लांट हमारे अंदर सूरज से जो खींची गई ऊर्जा है इसको हमारे अंदर डालता है। नहीं तो हम इंसानों के अंदर या उपभोक्ता के अंदर प्राकृतिक ऊर्जा, नेचुरल ऊर्जा कभी नहीं आती। नेचुरल ऊर्जा लेने का हमारे पास एक ही सोर्स है कि हम उत्पादक को कंज्यूम करें। अब यहां पे यही सवाल बन के बीपीएससी में आ जाता है कि उपभोक्ता प्राकृतिक ऊर्जा का ग्रहण कैसे करता है, उत्पादक से करता है कि नहीं करता है। कि उपभोक्ता प्राकृतिक या उपभोक्ता अपनी प्राकृतिक ऊर्जाओं का जो वहन करता है वो भी कहां से करता है, पादप से। अब उपभोक्ता में भी एक ही आता है, पादप। इस धरती पर एकमात्र ऐसे हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं प्राकृतिक, जिसको उपभोक्ता कंज्यूम करता है, वो है प्लांट। प्लांट मान लेते हैं ये प्लांट किसी फल का था, किसी फल का। ये फल क्या किया, इंसान, यहां से ये 1% ऊर्जा फल में भी स्टोर हुई ना। अब इंसान इसको खाया और ये ही सोर्स बना उपभोक्ता के लिए कि हम उत्पादक को खा के जो प्राकृतिक ऊर्जा है वहां से लाते हैं। तो प्राकृतिक ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए जो सोर्स बना वो बना उत्पादक यानी प्लांट। इस धरती पर एक ही उत्पादक है और वो कौन है, पादप। इसीलिए प्राकृतिक पादप को बचाना बेहद जरूरी है और इसको बोलते हैं नेचुरल एनर्जी। इसीलिए आप देखोगे कि फ्रूट सब में लिखा होता है नेचुरल ऊर्जा, यहां पे ध्यान देना। इसीलिए जब भी हम सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हमारा मन हल्का हल्का सा लगता है, क्योंकि हमारे पास जो भंडार हुआ वो था प्राकृतिक ऊर्जा का। हम खुद उपभोक्ता है और उपभोक्ता को ही खा जाते हैं। जैसे बकरी, मुर्गी, वो सब तो हमारे जैसा ही है ना। हाँ, तो फिर क्या हो गया कि जो हमारे पास जो नेचुरल सोर्स है ऊर्जा के वो उतने नहीं आते। तो यहाँ पे जो इतना डायग्राम बनाए, जो हम कहना चाह रहे थे वो समझ आ गया क्या बोले, कि हमारे पास जो ऊर्जा है, रियल ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं नेचुरल एनर्जी, वो सिर्फ प्लांट के पास है। अगर आप चाहते हो कि आपको प्राकृतिक ऊर्जा मिले तो प्राकृतिक ऊर्जा के सोर्स ही प्लांट है। चाहे साग सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, सोर्स ही है प्लांट। और ये जो प्लांट है इसी को बोलते हैं उत्पादक। तो यहां से अब ये खेला हो गया शुरू। उत्पादक समझ गए। तो उत्पादक के बाद आया उपभोक्ता। तो उत्पादक हो गया कौन, पादप। ये अब बारी आई उपभोक्ता की। देखो उपभोक्ता क्या कहलाएगा, जो दूसरे पर निर्भर हो उसको बोलते हैं उपभोक्ता। अब यहां पर एक सवाल और बन के आ जाता है, बच्चा पढ़ लेता है, बाद में कहता है सरे पढ़ाएं। कहता है जो पादप को खाए ना वो उपभोक्ता, थोड़ा दिन के बाद कहता है जो जानवर को खाए तो फिर उसके बाद उसको याद ही नहीं, उसको कहता है हाँ सर पढ़ाए पहले क्या, प्लांट, प्लांट जो खाए वो उपभोक्ता। अब जो जानवर खाए तो उपभोक्ता वो कहलाएगा जो दूसरे पर क्या हो, निर्भर हो, चाहे वो शाकाहारी हो, कहे कि जो दूसरे पर निर्भर हो सकता है वो शाकाहारी मांसाहारी भी हो सकता है। यानी बकरियां पादप खाती है, शेर क्या हो गया, मांस खाता है, और दोनों क्या हो गया, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता निर्भर करता है और ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकता है। सर्वाहारी दूसरे में चला जाए, आगे दिखाते हैं मांसाहारी, और इसी दोनों वैरायटी में क्या हो गया, सर्वाहारी। इसी दोनों के से रूप है। हमारा जो रियल जो रूप है ना उपभोक्ता का,
वो शाकाहारी मांसाहारी है। लेकिन धरती पर बढ़ रही जनसंख्या, घट रहे संसाधनों के कारण इंसान अपने आहार श्रृंखला में परिवर्तन ले आया। और यहीं से निकल के आता है कि जब कोई भी जीव अपने क्या किया, अपने बचाव के लिए अपनी जरूरतों से समझौता कर देता है, यह कहलाता है अनुकूलन। अभी आगे पढ़ाते हैं आपको कि सर्वाहारी एक परिणाम है अनुकूलन का। यानी हमारी प्रकृति पर दो ही तरीके के जीव थे, या तो शाकाहारी या तो मांसाहारी। लेकिन धरती पर घट रहे संसाधन, बढ़ रही आबादी, जरूरतों के कारण इंसान अपना क्या कर लिया, अनुकूलन। प्राकृतिक रूप से एक मनुष्य जो है वो मांसाहारी है, लेकिन साग सब्जी भी खाता है। तो अनुकूलन का परिणाम। और ये जितनी भी ये सारी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब क्या है, उपभोक्ता है। तो सबसे पहले जो इसके जो क्रम निर्धारित होते हैं, एक हो गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये बन के आता है इसके सीरीज। देखो, सूरज, हमारी धरती पर ऊर्जा के सोर्स कौन हो गए, सूरज हो गए। ये सूरज की रोशनी, ये सूरज से ऊर्जा किस में आया, उत्पादक से। उत्पादक से ऊर्जा किस में गया, उपभोक्ता में। यानी कि पहले सेब का गाछ सेब लाया और उस सेब को खा लिया इंसानों ने, तो इंसान हो गया उपभोक्ता। तो यहां पे ये जो इंसान है ये उपभोक्ता हो गया, और यहां पे ये जो प्लांट है ये क्या हो गया, उत्पादक। प्लांट उत्पादक हो गया, खाने वाला उपभोक्ता हो गया, बाद में अपघटक हो गए। ये जो सूक्ष्म जीव हैं अलग अलग, ये अपघटक हो गए। यानी क्या किया कि ये जो ऊर्जा के जो फॉर्म है वो बदलते रह गए। इसीलिए यही से एक थियरी निकल के आई थी कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। आप सुने होंगे कि ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिसको बनाया नहीं जा सकता, जो कभी नष्ट नहीं होता। क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा अपना फॉर्म बदलता है। जैसे आप चिल्ला के बोलोगे तो आपकी ऊर्जा जाएगी, और वो किस में बदल गया, साउंड में। आप लोग पढ़े होंगे कि मोटर क्या करता है, कौन सी ऊर्जा पे काम करता है, अलग अलग जो ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये सारी चीजें ऊर्जा को। कि कोई क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, जैसे मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है, लालटेन, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। ऊर्जा पहले ऊर्जा आया उस उत्पादक में, उत्पादक से खाया उपभोक्ता में, उपभोक्ता मर गया, उसको कौन खाया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मर गया, फिर मिल गया किसमें, मिट्टी में। अब मिट्टी से वो ऊर्जा फिर आया प्लांट में। ऊर्जा इसी तरीके से क्या करते हैं, रोटेट करती रहती है। इसीलिए ऊर्जा ना तो स्थिर होती है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ऊर्जा ना तो कभी खत्म हो सकती है। ऊर्जा अपना फॉर्म बदलता है। तो यहीं पे है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो उत्पादक हुए कौन, पादप। उपभोक्ता लाखों हो सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, आदमी हो गया, ये सब क्या है, उपभोक्ता। और अपघटक में क्या आ गया, सूक्ष्म जीव, यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें, फंगस, ये सारी चीजें इसमें आ गया। तो यही रीजन था, यही समझाने का कि उत्पादक क्या हो गए, प्लांट, उपभोक्ता हो गए जो प्लांट पे निर्भर होते हैं। तो हम लोग पारिस्थितिकी देख लिए, पर्यावरण के भाग देख लिए, फिर हम लोग यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक देख लिए कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब उपभोक्ता को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। उत्पादक तो सिंपल हो गया एक कि प्लांट, लेकिन उपभोक्ता तीन तरीके के होते हैं। उपभोक्ता यानी जो कंज्यूम कर रहा है। कुछ उपभोक्ता ऐसा होता है जो शाकाहारी है, कुछ उपभोक्ता ऐसा है जो मांसाहारी है, कुछ उपभोक्ता क्या हो गया, सर्वाहारी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पादक पादप जगत अर्थात पौधे को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। कोई बात नहीं, फिर चला लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, हम तो उदाहरण के लिए बोल रहे हैं।
अपघटककर्ता जो भी चीजें अपघटन करे, मतलब खराब चीजों को धरती में विलीन कर दे या प्रदूषण होने से बचाए, वो सब अपघटन करता है। जैसे बिल्ली भी अपघटन करता है, कुत्ता भी अपघटन करता है, आपकी गंदगियां खाती है। बिल्ली मांसाहारी है प्राकृतिक रूप से, लेकिन अनुकूलन का परिणाम हो गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, बिल्ली कुत्ता, अब कुत्ता भी मांसाहारी लिखता है पर भात खाता है। दूध तो खाते हुए नहीं देखे हैं। हाँ, जब तक वो बच्चा होता है तो दूध तो उसके नेचुरल सोर्स है। हाँ, दूध भी खाता है जीभ से। क्या? अरे कुत्ता बिल्ली ये सारी चीजें मांसाहारी है, जिसके भी मतलब यहाँ पे दो चीजें हम आपको पढ़ाए ना, केनाइन दांत, याद है आपको कि जिसके दांत बड़े होते हैं साइड के, वो मांसाहारी थे। और अगर आज नहीं वो मांस खाता है तो इसका मतलब उसको मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खा नहीं सकता, बात तो ये हो गया ना। तो वो करे तो क्या करे, भात खाने लगा। घास खाता है कुत्ता। तो एक दो बार देखिए कि मतलब शॉर्ट्स जो आता है, घास धान खाता हुआ एक आदमी इधर एक का वीडियो बनाया था। तो क्या होता है कि अब मिल नहीं रहा तो क्या करेगा, जीवन के लिए, इसको बोलते हैं अनुकूलन का परिणाम, कि जीवन जीने के लिए इंसान क्या करता है, अनुकूलन करता है। यहां आ गए फिर काहे के लिए फालतू। हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे अभी आया ही नहीं है। मेन टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इस धरती को बचाने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए। ओ या ये समझ में आ गया, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। आगे चलें। अब यहां पे देखो खाद्य श्रृंखलाएं। हमारे पास जितनी भी संसाधन था, हम जो बात किए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो तीन में ही आएगी। प्लांट उत्पादक में आएगा, जो चीजें बच गई उपभोक्ता में आएगी, और जो नहीं देख पाते वो अपघटक में आएगी। इस पूरी दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें, बेजान की बात नहीं कर रहे। अब कोई बोलेगा इंसान उपभोक्ता, बिल्ली उपभोक्ता, प्लांट उत्पादक, छोटे बैक्टीरिया अपघटक, यही सब में घूम के रह जाएगा सारी जानदार चीज। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहेगा जैविक संसाधन के उदाहरण है ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, क्या जाएगा आंसर, एक से अधिक जाएगा, क्या कि नहीं, कि जैविक संसाधन क्या हो सकते हैं, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी। जो पढ़ा नहीं होता है ना, वो मारता है अपघटक तनी सी भारी लग रहा है तो अपघटक। समझ आया, नो कॉन्सेप्ट, पढ़ के खाली। तो अब देखो खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब है खाने की जो तरतीब है, जो खाने का जो सिस्टम बना हुआ है, वो सारे का सेट है। घोड़ा घास खाएगा, या घोड़े से किसने कहा, इंसान घास नहीं पचा पाएगा, इंसान को किसने कहा। इंसान के शरीर में जो पाचन क्षमताएं हैं सेलुलोज को पचाने की नहीं है, कि सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, और प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, जैसे घास में, हरे सब्जियों में। इसीलिए सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि साग सब्जी सेहत के लिए अच्छा है, ऊर्जा के लिए, क्योंकि उसमें नेचुरल ऊर्जा है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से पचा नहीं पाते। रियलिटी ये है कि हमको सब्जी से ज्यादा गोश्त अच्छा पचता है, हम मांसाहारी प्रकृति के हैं। तो नेचुरल ऊर्जा में जो है, जो प्लांट है, जो सब्जियां हैं, उसके अंदर सेलुलोज पाया जाएगा, और हमारी बॉडी सेलुलोज नहीं पचा पाती। इसलिए रियल बात यही है कि पर उसको इतने गल जाता है सब्जी में, जान ही नहीं बचता, तो वो अपने सिस्टम फाड़ देता है उसको। फिर जो और दूसरा है कि जो हमारे मांसाहारी सामग्री है उसमें अलग अलग जो प्रोटीन के सोर्स है वो अलग अलग बहुत ज्यादा होते हैं। खाद्य श्रृंखला की बात करें हम लोग, यहाँ पे समझने की चीजें ये है कि खाद्य श्रृंखला ये कहता है कि इस धरती पे जितने भी संसाधन है उसका खाद्य सेट है, और अगर उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर मान लो कि इस धरती पर मच्छर ना हो तो मेंढक मरने लगेगा, बीच से तार मार के घिसता है ना, तो ये जो मेंढक है मच्छर की वजह से मरने लगेगा, और सांप मेंढक की तलाश में गायब हो जाएगा। सांप को खोजने के लिए यही है आहार श्रृंखला, यानी कि सरकार बाद में पता करती है बिंगबा गायब कैसे हो गया। तो ये गायब कैसे हो गया
मच्छर की वजह से, क्योंकि उसके सोर्स खत्म हो गए। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए, अगर किसी का बाप मर जाए तो उसकी बेटी पे भी असर पड़ेगा, बेटा पे, नाती नतनी सब पे असर पड़ जाएगा, क्योंकि उसके फाइनेंशियल सोर्स के कौन थे, उसके दादा या नाना ही थे। तो मतलब यही जो एक दूसरे से जो लगाव है और एक दूसरे का दूसरे पे असर पड़े, तो उसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला और संतुलन। या अगर एक दूसरे से रिलेशन अच्छा बन जाए तो इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला संतुलन। तो यही है खाद्य श्रृंखला, कि पौधा ना हो तो टिड्डी को दिक्कत होगी, और टिड्डी ना हो तो मेंढक को दिक्कत होगी, और मेंढक ना हो तो सांप को दिक्कत होगी। और ये एक दूसरे से जो रिलेशन बनाया है, इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। समझ आया? तो खाद्य श्रृंखला में किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ खाद्य श्रृंखला और संतुलन कहलाता है, और एक दूसरे से एक दूसरे की जरूरतों के लिए जुड़ा होना, यह खाद्य श्रृंखला संतुलन कहलाता है। इसीलिए इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। अभी सरकार बोल दे कि सारे कुत्ते को जान मार दो, इस कुत्ता के मर जाने से ऐसी शायद प्रकृति ऐसा असंतुलन लेके आए कि दुनिया खत्म हो जाए। कौन जानता है कि कुत्ता मतलब किस तरीके के संसाधन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि कुदरत का बनाया हुआ कोई भी चीज बेकार नहीं है, उसके पीछे का कोई ना कोई लॉजिक है। जब आपको लॉजिक पता नहीं है तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका असंतुलन पर्यावरण असंतुलन के कारण हो सकते हैं। जैसे कहीं जंगल था, काट के मकान बना लिए, तो वहां तापमान में वृद्धि हुई, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हुई, गांव छोड़ के भागना पड़ जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। हाँ, तो प्लांट जब खत्म हो जाएगा तो प्लांट के नेचुरल सोर्स पे ही तो ज्यादातर संसाधन है। मान लेते हैं कि हम लोग मुर्गी खा लेंगे, मुर्गी किसको खाएगी? दाने को, दाना आता है प्लांट से। तो ये धरती ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, चलेगी लेकिन नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि प्लांट क्या है? सोर्स है। आप कहां से क्या करोगे? आप फिर कहोगे हम गाय का दूध पियेंगे और चिकन खाएंगे, गाय फिर कौन सी खाएगी? तो प्रॉब्लम ये आ गया ना। तो आहार श्रृंखला गड़बड़ हो गया तो धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। एक दूसरे से सबका फायदा है। इंसान अगर पेड़ पौधों को संरक्षण देता है तो पेड़ उसको फल देता है, और जब फल नहीं देता है तो हम उसको काट के जलावन बना लेते हैं। इंसान भी तो मतलब ये है। तो जब तक जरूरतें हैं, खाद्य श्रृंखला यही है। हाँ, देखो प्लांट खत्म होगा तो उसमें ऑप्शन भी उसी तरीके से ना देता होगा, हम कैसे बताएं? मतलब पूरा कुछ देखो, ये सब की घट जाएगी, सब की घट जाएगी। मान लो जैसे अब मतलब यहाँ पे रिलेशन एक दूसरे का क्या है कि ये सबको फायदा है, इसी से इसका पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। मेंढक को सांप खाता है, लेकिन मेंढक क्या खाएगा? जो अगला तो मेंढक नहीं बढ़ेगी ना, प्रजाति नहीं। सांप कब तक खाओगे? 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल। अब मेंढक की प्रजाति ही नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि मेंढक खाएगा क्या? और मेंढक को सांप एक दिन में कितना खाएगा? एक दिन में 200, 400, 500 मेंढक मरने लगेगा भूख के कारण। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो ये खाद्य श्रृंखला यही है। अब दिया रहेगा आपके एग्जाम में, ये वाला भी सवाल आता है, ये खाद्य श्रृंखला से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे और इसी पे खाद्य श्रृंखला पे बात की जाएगी। कि ऑप्शन दिया रहेगा पौधा, टिड्डा, कहेगा दिए गए खाद्य श्रृंखला में उचित क्रम होगा। इस वाले पैटर्न पे भी एक सवाल आता है। प्रैक्टिस सेट अगर नहीं सच में लगाते हो ना तो ये वाले भी क्वेश्चन देखे होगे। उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक, ये वाला चीजें प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में बहुत पुराने टाइम में पूछा है। लेकिन हैरानी ये बात की होती है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे हिलाते हो मुंडी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको ये देखना होता है खाद्य श्रृंखला में, बस आपको इतना पता चल जाए, आप जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला कि जैसे खाद्य श्रृंखला में दे देगा पादप, कुत्ता, तो पादप और कुत्ता से रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कि कुत्ता प्लांट को खाएगा? नहीं खाएगा। तो रिलेशन ऐसा बनना चाहिए जैसे पौधे को टिड्डा खाया। अब यहां पे दिया रहेगा पौधा, हिरन, बाघ। तो पौधे को कौन खाया? हिरन। हिरन को कौन खाया? बाघ। यही जो उचित क्रम है खाद्य का, ये खाद्य का उचित क्रम कहलाता है खाद्य श्रृंखला। और ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जिस आहार के लिए जुड़ा है, जिस खाने के लिए जुड़ा है, उसको कहते हैं आहार जाल। यानी कि मान लो कि इसके क्रम सेट कर दिए और खाने भी अलग हैं, तो भी ये धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। उपभोक्ता, यहां पे दिया गया है उपभोक्ता। उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डा उससे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। टिड्डा मेंढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है एवं सांप मेंढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। खाद्य श्रृंखला ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ही ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा के नियम
तो ये जो बोल रहा है ना, ये एनसीईआरटी के लाइन है, फिर आप पढ़ोगे ना आपको समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे ये खाना खाता है, वो खाना पहुंचाता है, ये हटाता है, ऐसे पढ़ के देखोगे बहुत थोड़े से टफ हो जाएंगे। यही कह रहा है कि यहाँ खाद्य श्रृंखला उसको बोलते हैं जो एक दूसरे के जिंदा रहने का कारण बनते हैं। जैसे घास किसका खुराक बन गया, टिड्ढा का, और टिड्ढा किसका खुराक बन गया, मेंढक का। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को जिंदा रखने में भी मदद करता है। तो यही एक दूसरे से दूसरे का जीवन चल रहा है। ऊर्जा के लिए जो 10% का नियम दिया था लिंड्समैन, ऊर्जा कभी बनाई या नष्ट नहीं की जा सकती। अब यहां पे है कि उपभोक्ता अलग अलग तरीके के होते हैं। उपभोक्ता, उत्पादक के बारे में बात कर लिए, प्लांट। उपभोक्ता 3 तरीके का, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। अब इसी में इसको बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सुनिए, शाकाहारी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी को बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट प्राथमिक है, फिर सेकंड में मांसाहारी, तृतीयक में आ गया सर्वाहारी, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उत्पादक।